अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक है, ये पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे व्यूअर्स में से एक ने मुझे ये चीज़ हाईलाइट की, बताया कि जो स्लाइड्स आप लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं, उसमें उसकी जो एजेस हैं, वो क्लियर नहीं है। बराए मेहरबानी इसको दोबारा अपलोड करें ताकि हमें समझने में और पढ़ने में आसानी हो। उस चीज़ को देखते हुए मैं इस चीज़ को वेलकम करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को पिन पॉइंट किया, हाईलाइट किया। तो इसके हिसाब से सीक्वेंस तो थोड़ी हमारी डिस्टर्ब होगी, लेकिन ये है कि असल मकसद ये है कि नॉलेज व्यूअर्स तक कम्युनिकेट हो जाए। तो इस हिसाब से इस टॉपिक को अभी दोबारा मैं डिस्कस करके दोबारा इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है, आइडिया पाकिस्तान का क्या है, क्या था? पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है या आइडिया है, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है। इस्लाम के ऊपर बेस करती है। इसका मतलब ये है कि जो आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, वहदानियत के बारे में, तौहीद के बारे में, जो आपका अकीदा है, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। मतलब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें इस्लामी जो सारा निज़ाम है वो उसमें होगा। और ये आइडिया किस चीज़ पे बेस करती है? 2 कौमी नज़रिए पे। अब हिंदुस्तान के अंदर 2 कौमें थी, एक हिंदू थी, एक मुसलमान थी। तो मुसलमान जो कौम थी उसकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या पहचान होगी? वो इस्लामिक होगी। तो ये जो है इस तरह आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो लिंक्ड करती है विद इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड टू नेशन थ्योरी। तो इस हिसाब से आप इसको समझिए कि ये जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो टू नेशन थ्योरी पे बेस करती है, जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी है। इसमें हम बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। सैयद अहमद खान का आता है, अल्लामा इकबाल और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का। कुछ बुक्स में पढ़ते हैं, वो आपको बहुत पीछे तक भी ले जाते हैं, डिस्कस करते हैं। कोई कि विद द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम की बात करता है, जब इस्लाम बना तो टू नेशन थ्योरी तब बनी। तो मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, वो पैन इस्लामिज़्म की वो बात करते हैं। फिर आप देखते हैं शाहउल्लाह का नाम आ जाता है, अल-बैरूनी का नाम आ जाता है, शेख अहमद सरींदी का नाम आ जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत मुख्तलिफ लोगों को डिस्कस करते हैं। लेकिन उन पे हम नहीं जाएँगे, तो हम जो मेन फ़ोकस होगा ज़्यादातर टॉपिक्स में, वो सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और जिन्ना होगा। इसलिए इसके अलावा जो बाकी जो स्कॉलर्स हैं, जो शाहउल्लाह साहब थे, शेख अहमद सरींदी थे, अल-बैरूनी थे, कुछ और भी थे, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम अपने जो एरिया ऑफ डिस्कशन है, वो उसको इन तीनों तक ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो है वो क्या कह रहे थे, क्या मतलब अच्छा उसकी एक और वजह ही बता, तो हम इन 3 को क्यों डिस्कस करते हैं और बाकियों को नहीं? क्योंकि हम उस फ़ेज़ को लेते हैं जब ब्रिटिश जो है पूरी पावर सँभाल चुके और मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया। इससे पहले ये थी कि मुग़ल एम्पायर चल रही थी और पावर जो है मुसलमानों के पास थी। जब स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम था, मुसलमानों के पास थी, तो इसलिए उस पे पोर्शन को हम डिस्कस नहीं करते। और इस टाइम को डिस्कस करेंगे जब मुसलमानों के पास पावर नहीं रही और ब्रिटिश सारी पावर जो है एक्सरसाइज़ कर रही है। तो इसमें सबसे पहले जो बंदे आते हैं, सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी को कैसे डिफाइन किया? उनके दौर में जो है, उनकी ज़िंदगी में 1867 में बनारस में जो है, ज़बान के ऊपर हिंदी-उर्दू कंट्रोवर्सी हो जाती है, ज़बान पे मसला आता है। हिंदू डिमांड्स करते हैं कि वहाँ पे कि हिंदी को जो है, उर्दू की जगह ऑफ़िशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो इस पे बड़ा प्रोटेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ब्रिटिश पे और ब्रिटिश जो है, हिंदी को वहाँ पे ऑफ़िशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करती है। तो सर सैयद अहमद खान को इस चीज़ से बड़ा सदमा लगता है। वो कहता है कि इतने अरसे से हिंदू-मुसलमान साथ थे और एक छोटी लैंग्वेज पे आके इन्होंने मसला खड़ा किया कि उर्दू नहीं, हिंदी होनी चाहिए। असल में मसला क्या आता है लैंग्वेज चेंज करने से? जो हिंदी जो टेक्स्ट है, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, जो राइट टू लेफ्ट जाती है। जबकि उर्दू जो है देवनागरी जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह आप लिखते हैं। जैसे एबीसीडी आप लिखते हैं ना लेफ्ट से राइट, उर्दू जो आप राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क आता है, बिल्कुल एक-दूसरे के अपोज़िट है। तो इससे क्या होता है, जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती वो तो बिल्कुल मार्जिनलाइज़ हो जाएँगे। तो एक लैंग्वेज के ऊपर और उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़बान नहीं थी, मुसलमानों की जो मुग़ल कोर्ट में जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। तो उर्दू जो है वो असल में थी हिंदुस्तान की ज़बान, हिंदुस्तानी ज़बान थी। तो सर सैयद अहमद खान कहते हैं जब हिंदू-मुसलमान ज़बान पे मुत्तफ़िक नहीं हो सकते तो आगे क्या जाके एक साथ रहेंगे। तो बड़ा उनको सदमा रहता है, वो कहते हैं ठीक है, अगर आप ज़बान के ऊपर हिंदू-मुसलमान की बात करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है मैं भी मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान की ही बात करूँगा। यूनिटी की बात क्यों करूँ? फिर आगे जाके वो इसी तरह इस चीज़ को देखते हुए उसके बाद जब ना 1885 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनती है, तो वो मुसलमानों से कहता है आप इस पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन ना करें। एक वजह ये है कि ये डेमोक्रेसी जमहूरियत के ऊपर है, जमहूरियत में तादाद देखी जाती है, तादाद के हिसाब से हिंदू ज़्यादा है और इस पार्टी में हिंदू की अक्सरियत है, तो मुसलमान जो है, इस पार्टी में रह के भी अपने हुकूक हक के लिए बात नहीं कर सकेंगे।
और दूसरी तरफ ये अभी रिसेंटली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है 1857 की, सारे इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर आया, तो मुसलमान इस पे जाएँगे तो ब्रिटिश के गुस्से और गज़ब का शिकार होंगे। तो बेहतर ये है मुसलमान इस टाइम पॉलिटिक्स को भूल जाएँ और अपनी बाकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसकी तरफ फ़ोकस करें जिसमें से सबसे बड़ी एजुकेशन है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुसलमानों को अच्छा टू नेशन थ्योरी में वो फिर फर्दर आगे ये कहते हैं कि मुसलमान जो है वो कोशिश करते हैं कि मुसलमान और ब्रिटिश के ताल्लुकात अच्छे हों। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर 2 कौम की आप बात करें तो 2 कौमी नज़रिए में हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक-दूसरे के अपोज़िट हैं। मुसलमान एक खुदा को मानते हैं, हिंदू मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं, हिंदुओं के लिए बहुत मुक़द्दस है। मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान ईद वग़ैरह सेलिब्रेट करते हैं, वो दिवाली वग़ैरह करते हैं। तो हर हिसाब से वो डाइवर्स है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें ब्रिटिश और मुस्लिम जो एक-दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। तो कुछ कहते हैं हिसाब से आप देखेंगे तो मुसलमान जो है बाकी कौमों से करीब हैं, अगर हिंदू की बात करें तो उनसे बिल्कुल दूर हैं। तो क्योंकि ये 2 अलग-अलग कौमें हैं, ये किसी तरह एक साथ नहीं रह सकते। फिर इसी चीज़ को हाइलाइट करने के लिए, प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए वो एक मैगज़ीन लिखते हैं तहज़ीबुल अख़लाक़ के नाम से। वो कहते हैं मुसलमानों को चाहिए कि हिंदू माशरे में रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ही गुज़ारें। जब इस्लाम के मुताबिक गुज़ारेंगे तो आपकी जो आइडेंटिटी एज़ अ मुस्लिम वो बरकरार रह सकेगी। और एज़ अ मुस्लिम आइडेंटिटी जब आप बरकरार रखेंगे तो ये चीज़ साबित हो जाएगी कि हिंदू-मुस्लिम बिल्कुल 2 अलग-अलग कौमें हैं। एक ही जगह पे रह रहे हैं लेकिन बिल्कुल एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो ये कहते हैं कि असल में ये जो एक हकीकत है, को आप जितना डिनाई करें वो हकीकत ही रहेगी कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग कौमें हैं। और यही हकीकत को जो है डिनाई नहीं किया जा सकता था। कोशिश बहुत की गई ब्रिटिश की तरफ से हर तरीके से कि यूनिटी रखी जाए इनमें, लेकिन नहीं हुई और जो उसके नतीजे में लास्ट में आपको नज़र आती है कि पार्टीशन ही होनी पड़ी। फिर देखते हैं सर सैयद अल्लामा इकबाल और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसको कैसे देखते हैं। पहले हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं। 1930 में इलाहाबाद एड्रेस में मोहम्मद अल्लामा इकबाल जो हैं वो भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि मुसलमानों की जो अक्सरियत इलाके हैं, वहाँ पे जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उनको एक सेपरेट स्टेट के हिसाब से आइडेंटिटी दी जाए। तो वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि हिंदू, मुसलमान अलग-अलग नेशन है, मुस्लिम्स एक अलग नेशन है, उनको अपनी एक अलग आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इसी तरह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो शिरकत करते हैं, शरीक होते हैं, तो वहाँ पे भी यही डेडलॉक बरकरार रहता है। तो ये अल्लामा इकबाल जो है वो यही पॉइंट रखते हैं कि मुसलमान जो है वो इस्लाम को मानने वाले हैं। जब तक इस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, आप किसी भी तरह के रिफॉर्म्स लें, आप इन दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये एक अलग कौम है और अलग-अलग है। फिर इसके बाद 1937 से लेकर 39 तक वो जिन्ना को जो लेटर्स लिख रहे होते हैं, उसमें वो यही बात करते हैं कि आप कोशिश करें कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क जो है वो हासिल करें। क्योंकि ये 2 कौमें जो हैं हिंदू-मुसलमान अलग-अलग हैं और एक रियासत में, एक स्टेट में ये नहीं रह सकते। तो आप देखते हैं सर सैयद अहमद खान इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं, अल्लामा इकबाल भी दे रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे आते हैं, वो खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, इस पे ज़ोर देते हैं। 1916 में जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है, वो इस चीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट की जब बात करते हैं, लखनऊ पैक्ट जो होती है, तो आप देखिए मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं। डिमांड से क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट तब आप माँगते हैं जब आप अगले कोई नेशन माँगते हैं, एक कौम मानते हैं। 1916 में वो मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है हिंदुओं को एक्सेप्ट करवाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आ जाती है, हिंदू भी मानते हैं कि मुसलमान एक अलग कौम है। फिर इसी तरह दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल में वो फिर यही बात करते हैं, मुसलमानी की रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी की बात करते हैं। फिर इसके बाद आप आगे जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्ना फिर इसी बात पे ज़ोर देते हैं कि जब तक आप ज़बान के कौमी मसले को हल नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हल नहीं होगा। आप जितने रिफ़ॉर्म्स लाएँ, जो भी करें, लेकिन जब आप इस रियलिटी को तस्लीम नहीं करेंगे हिंदू-मुस्लिम्स वाली, कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता। फिर आगे जाके 1940 में लाहौर रेज़ोल्यूशन में वो फिर इस बात पे ज़ोर देते हैं कि मुसलमान एक कौम है। एक कौम से कहने का मकसद ये है कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। आप रिकॉग्नाइज़ करें उनको एज़ अ कौम, उनकी जो राइट्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको एक्सेप्ट करें, उनको प्रोटेक्ट करें। तब जाके हिंदुस्तान में जो मसला है हिंदू-मुसलमान का, हल हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। फिर इसी तरह कैबिनेट मिशन प्लान जो आता है 1946 उसको इसलिए वो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उसमें वो देखते हैं कि वो डोमिनियन स्टेटस की बात करें मुसलमान जो एरियाज़ थे उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। तो जब नज़र आता है कि मुस्लिम एरियाज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, इस आइडेंटिटी मुसलमानों को मिल रही है तो इसलिए वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि चलो दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन ब्रिटिश एक्सेप्ट करने पे तो आ गई कि मुस्लिम से एक अलग कौम है। फिर इसी तरह ये जो बात चलती रही हम कहें कि सिर्फ़ ज़ुबानी बातें थी। अगर ज़ुबानी बातें होती तो इनका आउटकम कुछ भी नहीं निकलता। तो ये एक हकीकत थी, हिंदू-मुसलमान 2 अलग कौमें थी।
जो इस्लाम की बेसिस पे बेस कर रही थी, तो इसी की वजह से जितनी कोशिश की गई कि इन दोनों को एक साथ रखा जाए, यूनाइटेड इंडिया में रखा जाए, यूनिटी की जाए, नाकाम होती है। क्योंकि एक हकीकत को आप दबा सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। वो आखिर सामने जो सच होती है, वो निकल के आती है। तो यही सच लास्ट में हमारे सामने आती है, जिसके 14 अगस्त 1947 की शक्ल में, पाकिस्तान की ही शक्ल में हमारे सामने आती है। यहाँ से हमें नज़र आती है जो टू नेशन थ्योरी है या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, वो एक हकीकत थी। मुख्तलिफ लोगों ने इसको समझा, लेकिन ब्रिटिश और हिंदू इस चीज़ पे लगे हुए थे कि इसको किसी तरह सबसाइड करें, इसको उभरने ना दें। लेकिन उनकी इतनी कोशिश के बावजूद भी हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ गई और नतीजा यही हुआ कि इनको मुस्लिम्स, हिंदूज़ को सेपरेट करना पड़ा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।